नेक्स्ट है अधिशोषण एवं अवशोषण में विभेद। इंपॉर्टेंट चीज, चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बताया कि इंग्लिश के सिर्फ बी और डी का फर्क है और दोनों में क्या यहां पर डिफरेंस होगा। एक टर्म में बोल रही हूं एब्जॉर्प्शन, और एक में बोल रही हूं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस चैप्टर में एब्जॉर्प्शन कुछ हमें नहीं पढ़ना है, हम जो पूरा मुद्दा जो पढ़ेंगे ना वो एब्जॉर्प्शन पे ही पढ़ेंगे, मतलब हमें मतलब है सिर्फ अधिशोषण से। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ बच्चों, अधिशोषण, और इस एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अवशोषण। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिफरेंस समझने के लिए ही हमें दोनों टर्म्स दी हुई है, लेकिन हमें इस चैप्टर में सिर्फ मतलब किससे है, अधिशोषण से। दो टर्म्स हैं, एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब, अधिशोषण और अवशोषण, दोनों में डिफरेंस समझना है बच्चों। जब अधिशोषण होता है तो ये आपकी एक सिर्फ कैसी प्रक्रिया है, ये आपकी एक सिर्फ पृष्ठ की प्रक्रिया है, सिर्फ सरफेस पे होगी। लेकिन मैं अवशोषण की बात करूं तो वो प्रक्रिया सिर्फ सतह पर नहीं होगी, वो किसी भी मीडियम के पूरे डेप्थ तक जाके होगी, इंटरनल तक जाके होगी और उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो दोनों टर्म्स में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है। अधिशोषण में पदार्थ केवल पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जो भी आपके एटॉमिक स्पीशीज हैं वो केवल कहां पर संचित हो रही हैं, कहां इकट्ठी हो रही हैं, सिर्फ सरफेस पे, उनको डीप अंदर जाने से कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आप अधिशोषण में देखोगे अवशोषण की तुलना में, ठीक है, तो अधिशोषण में पदार्थ केवल कहां पर सांद्रित होते हैं, पृष्ठ पर सांद्रित होते हैं। कहां पर सांद्रित होते हुए नजर आएंगे, हमें सिर्फ पदार्थ कहां मिलेंगे, सिर्फ पृष्ठ पे मिलेंगे, सिर्फ सरफेस पे मिलेंगे। लेकिन जब मैं अवशोषण की बात करूं तो ये आप देखोगे कि जो भी आपके पदार्थ है ना वो पूरे आपके स्थूल में, संपूर्ण स्थूल में समानता से वितरित हो जाते हैं। तो हम अवशोषण में क्या करेंगे, संपूर्ण स्थूल में ठोस के समान रूप से वितरित हो जाते हैं। क्लियर इतना? तो मैंने बोला कि जब एड्सॉर्प्शन हुआ, अधिशोषण हुआ, तो पदार्थ केवल कहां पर आपके एकत्रित हुए, संचित हुए, सिर्फ उसकी सतह पर, क्योंकि ये जो अभिक्रिया होती है ये आपकी पृष्ठ रसायन होती है। लेकिन मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं जिसका मतलब अवशोषण होता है, तो जब भी कोई एटॉमिक स्पीशीज या फिर कोई भी पार्टिकल्स होंगे, कोई भी एटम होंगे, कोई भी मॉलिक्यूल होंगे, वो उसके पूरे ठोस के स्थूल अवस्था में समान रूप से क्या होते हैं, वितरित हो जाते हैं। अब अधिशोषक की सतह से स्थूल प्रवेश नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आपको लेना है एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल पे आपने डाला मिथाइलिन ब्लू, तो मिथाइलिन ब्लू आपका क्या हुआ, मिथाइलिन ब्लू हुआ आपका अधिशोष्य। ठीक है, एनिमल चारकोल क्या हुआ, अधिशोषक। जब ये अधिशोष्य अधिशोषक पर जाएगा तो आप देखोगे कि एनिमल चारकोल की जो सतह है वो उसको अंदर तक प्रवेश नहीं करने देगी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एड्सॉर्प्शन, हम पढ़ रहे हैं अधिशोषण। तो ये पूरी अभिक्रिया कहाँ होगी बच्चों, ये पूरी अभिक्रिया सिर्फ आपके पृष्ठ पर होगी, सिर्फ सतह पर होगी, सिर्फ सरफेस पे होगी। यहाँ पर स्थूल रूप से आप देखोगे कि स्थूल रूप से संपूर्ण स्थूल में, पूरे स्ट्रक्चर में कुछ भी वितरित नहीं होगा, और उसको वितरित होने के लिए रोक कौन रहा है, ये जो अधिशोषक है ना, ये आपका रोक रहा है। ठीक है, तो
मैंने आपको 2 बार यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म बताई, तो इसको एक बार बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अधिशोषक और अधिशोष्य का काम क्या है। अधिशोषक और अधिशोष्य, ये जो अधिशोषक है और ये अधिशोष्य है, ठीक है। ये शोषक कौन है? ये आपका शोषक है एनिमल चारकोल। अभी मैंने उदाहरण लिया था जानता हूं चारकोल का। ये एनिमल चारकोल क्या करता है? इसको स्थूल में प्रवेश नहीं करने देता, ठीक है, लेकिन अवशोषण में पदार्थ क्या करता है? ठोस के संपूर्ण स्थूल में पूरी समांतरित रूप से क्या होता है? वितरित हो जाता है। और अधिशोष्य का क्या काम है? जैसे इस एनिमल चारकोल पे आपने मिथाइलिन ब्लू डाला, जो कि एक आपका कार्बनिक रंजक है, ठीक है। तो जब आप इसके ऊपर इसको डालते हो तो ये क्या करता है? सिर्फ इसको एक्शन करने देता है सरफेस पर, सतह पर, पूरी तरीके से अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तभी हम इसको कहते हैं कि ये हुआ आपका अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन हुआ आपका अवशोषण। तो दोनों टर्म्स में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों टर्म्स बिल्कुल ही डिफरेंट टर्म्स हैं। अधिशोषण एक अलग प्रक्रिया है और अवशोषण एक अलग प्रक्रिया है, और इस चैप्टर में हमें जो मुद्दा डिस्कस करना है वो सिर्फ अधिशोषण ही है। क्लियर इतना? चलिए, ये हुआ आपका अधिशोषण और अवशोषण में फर्क। अब एक उदाहरण के रूप में आपको दोनों में फर्क बताया गया है कि उदाहरण के रूप में आप कैसे समझोगे। अब उदाहरण के लिए, जब एक चौक को स्याही में डुबोया जाता है तो चौक की सतह रंजक अणुओं के अधिशोषण के कारण स्याही का रंग धारण कर लेती है। एक बेसिक एग्जांपल आपको दिया गया है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल क्या है? आपने ली चौक, ठीक है, कोई भी आप चौक ले सकते हो। इस चौक को डिप करो स्याही में, ब्लू कलर की इंक ले लो और चौक को डिप करो। क्या ऑब्जर्व करते हो? ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये क्रियाविधि करने के बाद आप बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि जो चौक की सतह है, चौक की जो सरफेस है, वो रंजक के अणुओं को अधिशोषण करने के कारण स्याही का रंग धारण कर लेती है। चौक को अगर ब्लू कलर की इंक में डालोगे तो उस चौक के ऊपर ब्लू कलर आ गया, क्योंकि क्या हुआ? चौक की जो सतह थी वहां पर उसने अधिशोषण किया, और अधिशोषण करके क्या करा? उस स्याही के जो मॉलिक्यूल्स थे उनको एब्जॉर्ब कर लिया, उनका अधिशोषण कर लिया। अब स्याही का विलयक अवशोषण के कारण चौक के अंदर तक चला जाता है। चौक को तोड़ने पर यह अंदर से सफेद निकलती है। जल वाष्प का उदाहरण लेकर अधिशोषण और अवशोषण में आप एक और विभेद कर सकते हैं। अब आपने जब ब्लू कलर की इंक में चौक को डिप किया तो वो जो सिर्फ सरफेस थी ना, वही ऊपर से ब्लू हुई। अब आप आगे चौक को तोड़ के देखो, आप ये देखोगे क्या चौक अंदर से ब्लू कलर की निकलेगी क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्योंकि जब आपने चौक को किसी ब्लू इंक में, ब्लू कलर की स्याही में डुबोया, ठीक है, ब्लू इंक में डुबोया, ये हो गई आपकी चौक, ये हो गई आपकी स्याही। तो जब आपने इस चौक को स्याही के साथ रिएक्शन करवाई तो ये जो चौक था ये क्या था? ये था अधिशोष्य, और वो क्या है? अधिशोषक, ठीक है। जब ये इसके ऊपर एक्ट किया तो ये एक्ट किस पे किया? सिर्फ सरफेस पे किया, पूरी स्थूल अवस्था में आंतरिक रूप से ये वितरित नहीं हुआ, सिर्फ सरफेस पे एक्ट किया। सरफेस पे एक्ट किया तभी हम बोल रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि अंदर तक एक्ट करता तो आपकी जो चौक आप तोड़ के देखते वो भी ब्लू कलर की निकलती, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये आपकी कहां पर हुई? सिर्फ सरफेस पे हुई। क्लियर? अब यहां पर आपको जल वाष्प का, ठीक है, जल वाष्प का उदाहरण देकर आपको अधिशोषण और अवशोषण में एक और भिन्न रूप से यहां पर डिफरेंस बताया गया है। जल वाष्प शुष्क कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा अवशोषित होती है, जबकि सिलिका जेल द्वारा अधिशोषित होती है। अब जल वाष्प का मतलब क्या है? जल वाष्प का मतलब होता है आपकी वाटर वेपर। क्या होता है? वाटर वेपर। अब बच्चों, ये जो आपकी वाटर वेपर है, अगर आपको इसको अवशोषित करवाना है, अवशोषित मतलब अगर आपको इसका एब्जॉर्प्शन करवाना है, तो एब्जॉर्प्शन करवाने के लिए इसमें क्या डालो? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड।
क्योंकि जब आप इस जल वाष्प में कैल्शियम क्लोराइड डालते हो तो वो पूरा स्थूल अवस्था में उसके आंतरिक रूप से समांतरित विस्तृत होती है, और आप देखते हो कि यहाँ पर जो है आपका एब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण जो है, उसका फेनोमेना आपका वर्क करता है। लेकिन अगर मैंने इस जल वाष्प को, इसी वाटर वेपर को, इस कैल्शियम क्लोराइड की जगह अगर मैंने इसको सिलिका जेल में डाला, तो ये जो सिलिका जेल है ना बच्चों, ये आपका क्या वर्क करती है? ये एड्सॉर्प्शन का काम करती है, ये आपका अधिशोषण का काम करती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सिलिका जेल है ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो भी एनवायरनमेंट को आपको मॉइस्चर फ्री बनाना है वहां पर ये सिलिका जेल काम करेगी। तो आप ये देखोगे कि अधिशोषण में अधिशोष्य की सांद्रिकता केवल अधिशोषक के पृष्ठ पर बढ़ती है। यहां पर वाटर वेपर हो गई अधिशोष्य, सिलिका जेल हो गई अधिशोषक। तो जब अधिशोष्य की मात्रा अधिशोषक की सिर्फ सतह पर बढ़ती है, उसकी सांद्रता सिर्फ कहां बढ़ती है? सतह पर बढ़ती है, तो आप ये बोलोगे अधिशोषण हुआ। और साथ में अगर पूरे स्थूल में एक समान रहती है तो आप बोलोगे वहां पर अवशोषण हुआ। दोनों प्रक्रमों को समझने के लिए शोषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे कि दोनों की जब मैं डेफिनेशन लिख रही हूं तो है तो दोनों में एक ही वर्ड शोषण, लेकिन एक के आगे लगा हुआ है अधि, एक का लगा हुआ है अव। तो अधि का मतलब सिर्फ कहां पर एक्ट करे? जो आपके अधिशोष्य हैं वो अधिशोषक की सांद्रता केवल उसकी सरफेस पे बढ़ाए, ठीक है। लेकिन ये क्या करे? अवशोषण में जो आप देखोगे जो भी मॉलिक्यूल वहां पर एक्ट कर रहे हैं वो कहाँ एक्ट कर रहे हैं? संपूर्ण स्थूल में एक समान रहते हैं, वो उसके पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर तक एक्ट करते हैं, तो उसको हम अवशोषण कहते हैं। तो अगर आपको अधिशोषण और अवशोषण में डिफरेंस को समझाना है तो आप बोलोगे कि अगर हमने जल वाष्प को सिलिका जेल के साथ हमने प्रोसेस करवाई तो ये अधिशोषण होगा, लेकिन अगर हमने उसकी अभिक्रिया कैल्शियम क्लोराइड के साथ करवाई, CaCl2 के साथ करवाई, तो वो अवशोषण होगा, क्योंकि वो पूरे स्थूल में क्या करेगी? एक समान वितरित हो जाएगी। तो एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना, सिर्फ सरफेस पे होगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेना। वो पूरा कोई भी चीज होगी उसके बल्क तक एक्ट करेगा, पूरे स्थूल में वो समान रूप से वितरित होगा। तो क्लियर है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फर्क? तो ये था हमारा एड्सॉर्प्शन, जो कि अधिशोषण और अवशोषण है उनमें फर्क। अब मैंने बोला आपको कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको बताए, लेकिन अभी हमको ये समझना जरूरी है कि अधिशोषण जो है उसकी जो क्रिया विधि है वो हम कैसे करेंगे। तो अब हम जानते हैं अधिशोषण की क्रिया विधि के बारे में। तो बच्चों अब हम शुरू करेंगे अधिशोषण की क्रिया विधि। इसका मतलब हुआ मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। हम ये देखेंगे कि हमारा जो एड्सॉर्प्शन है वो अपना काम कैसे करता है। तो देखिए कि जो हमारा एड्सॉर्प्शन है उसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, मैं उसकी क्रिया विधि की बात करूं, यहां हम समझेंगे कि ये अपना वर्क कैसे कर रहा है। तो बच्चों पहला पॉइंट जो हम मैकेनिज्म में देखेंगे कि जो हमारा एड्सॉर्प्शन है वो काम कैसे करता है, आप हमेशा ये देखोगे कि जब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो आप हमेशा देखोगे कि जो पृष्ठ के ऊपर बल होते हैं या पृष्ठ के ऊपर आप देखोगे जितने भी फोर्स लगते हैं वो आपके जो हम बोलेंगे स्थूल अवस्था, मतलब स्थूल के अंदर के जो फोर्स होते हैं उनके जैसे नहीं होते। मतलब पृष्ठ पे जो एक्टिविटी हो रही है, सरफेस पे जो एक्टिविटी हो रही है, वैसी एक्टिविटी आपको उस स्थूल के अंदर इंटरनल प्रोसेस में दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि जब अधिशोषण होता है, अधिशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन, जब अधिशोषण माने हुआ एब्जॉर्प्शन होता है तो पृष्ठ की सतह पर बल समांतर नहीं होते,
पॉइंट लिखा मैंने बोला कि जब एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्प्शन हम सरफेस की बात कर रहे हैं, हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो सतह के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर जब अधिशोषण होता है तो उसके ऊपर अलग फोर्स एक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके के बल उसके ऊपर वहां पर अणुओं के ऊपर लगते हैं एज कंपेयर टू जो आप देखोगे एब्जॉर्प्शन के केस में लगते हैं उसके स्थूल के अंदर लगते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर कि जो पृष्ठ के ऊपर बल लग रहे हैं, पृष्ठ के ऊपर बच्चों जो बल लग रहे हैं, तो पृष्ठ के ऊपर जो बल लग रहे हैं ना, वो सारे बल कैसे हैं? असमांतर। लेकिन अगर मैं स्थूल के अंदर की बात करूंगी तो स्थूल के अंदर आप देखोगे कि जितने भी बल यहां लगेंगे, तो स्थूल के अंदर लगने वाले बल जितने भी आपके होंगे वो सब कैसे होंगे? वो सब होंगे आपके समांतर। तो एक यहां पर बल हुए आपके असमांतर और एक हुए समांतर। समांतर का मतलब जो सब फोर्सेस होंगे उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वहां पर वो सेम होगा। असमांतर मतलब सब अलग अलग तरीके के फोर्स वहां पर लगेंगे। ये हुआ पहला पॉइंट अधिशोषण की क्रियाविधि को समझने का। तीसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर समझा रही हूं। तीसरा पॉइंट ये है बच्चों कि आप ये देखोगे कि जब भी अधिशोषण होता है, अगर आप एक निश्चित तापमान और दाब पर किसी भी चीज का द्रव्यमान बढ़ाओगे और द्रव्यमान बढ़ाने के साथ साथ अगर हम देखेंगे क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है, तो जो अधिशोषण की प्रक्रिया है वो भी अपना रूप बढ़ाती जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर आप देखोगे कि जो भी चीजों का एड्सॉर्प्शन सरफेस पर हो रहा है, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट या फिर मैं बात करूं कि अगर उसका एरिया ज्यादा है, तो जितना ज्यादा एरिया होगा एड्सॉर्प्शन आपका उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर क्रियाविधि में हमारा दूसरा पॉइंट है, एक निश्चित ताप व दाब पर, ताप हो गया आपका टेम्परेचर, दाब हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर द्रव्यमान एवं क्षेत्रफल बढ़ता है, तो द्रव्यमान और क्षेत्रफल बढ़ा तो हम बोलेंगे कि अधिशोषण का अधिशोषण भी क्या होगा? अधिशोषण भी बढ़ता जाएगा। अधिशोषण भी क्या करेगा? अधिशोषण भी आपका बढ़ेगा। क्लियर इतना? तो अगर एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आपने मॉलिक्यूलर वेट को बढ़ाया या फिर आपने एरिया को बढ़ाया, तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो है वो भी उसी रफ्तार से होगी। अब अधिशोषण की क्रियाविधि में जो हमारा अगला पॉइंट है वो है ऊर्जा के बारे में। अब आप देखोगे कि अधिशोषण की जितनी भी प्रक्रिया होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गैसेस का अधिशोषण करवाती हूँ किसी द्रव के ऊपर, तो आप देखोगे कि ये जितनी भी रिएक्शंस होती है ये सारी होती है आपकी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मपेशी रिएक्शंस होती है। सारी रिएक्शंस आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यहाँ पर होती है। तो दूसरा हमारा पॉइंट जो बात करेगा वो ऊष्मा के बारे में बात करेगा कि अधिशोषण अगर हमने करवाया तो ऊष्मा किस रूप से यहाँ पर होगी। तो बच्चों अधिशोषण जब भी होता है तो आप देखोगे कि जो सरफेस है उसके ऊपर आपके जो भी उपविष्ट बल होते हैं वो वहां पर प्रक्रिया करते हैं। अगर मैं सरफेस के ऊपर बात करूं तो सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप के फोर्सेस होते हैं, अलग अलग फोर्सेस होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वहां पे वेंडरवॉल्स फोर्स भी देखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं स्थूल के अंदर की बात करूं तो स्थूल के अंदर के जितने भी बल हैं वो पूर्ण रूप से समांतर हैं। तो प्रविष्ट बलों के कारण आप देखोगे कि ये जो अधिशोषण की प्रक्रिया है यहां पर क्या होता है, ये होती है ऊष्माक्षेपी। कैसे रिएक्शन होती है ये? ऊष्माक्षेपी। अब ये रिएक्शन होने के कारण इसका जो डेल्टा H है वो कैसा होता है? वो होता है ऋणात्मक। अगर डेल्टा H ऋणात्मक हुआ तो डेल्टा S जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी या एंथैल्पी, ये चीजें आप 11th क्लास में पढ़ते हुए आए हो।
ठीक है। एंट्रोपी और एंथैल्पी वो भी क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है। क्या हो जाती है, एंथैल्पी और एंट्रोपी भी आपकी ऋणात्मक हो जाती है। अब आपने जब 11th क्लास में एंट्रोपी और एंथैल्पी वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पर आपके पास में एक समीकरण आया था, एक इक्वेशन आई थी। क्या आई थी, एक इक्वेशन आई थी। क्या थी वो इक्वेशन, देखिए। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इक्वेशन आपने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो बच्चों जैसे जैसे आपका डेल्टा एच और डेल्टा एस ये दोनों अगर आपके ऋणात्मक होते हैं, कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, तो इनके ऋणात्मक होने के साथ ये जो आपका टी डेल्टा एस है ना बच्चों, ये आपका धनात्मक होता जाता है। ठीक है, तभी जो है वो एड्सॉर्प्शन की प्रक्रिया होगी। मैंने बोला कि जब अधिशोषण की अभिक्रिया होती है किसी भी सरफेस पे तो वो किस तरीके की रिएक्शन होती है, वो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक है। इसकी वजह से जो डेल्टा एच है आपका वो क्या हुआ, डेल्टा एच आपका ऋणात्मक हुआ। डेल्टा एच के ऋणात्मक होने से डेल्टा एस भी ऋणात्मक होता है, लेकिन हमारा ये जो टी डेल्टा एस है ये क्या बन जाता है, ये धनात्मक बन जाता है जब भी अधिशोषण की अभिक्रिया होती है। इसके बाद यहाँ पर तो बच्चों हमने यहाँ देखा कि ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है तो आपका जो डेल्टा एच होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा, और इस अभिक्रिया को करवाने में हम देखेंगे कि जो हमारी डेल्टा एस है वो ऋणात्मक होती जाती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारी जो एंट्रोपी होगी या फिर हमारी एंथैल्पी होगी वो क्या होती है, वो आपकी घटती जाती है। ठीक है, अगर वो घटती जाती है तो आपको इसको ऊष्मा उपजेयी बनाना पड़ेगा। उपजेयी बनाने का मतलब आपको उसको हीट देनी पड़ेगी ताकि जो गैसेस का एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस पे क्या हो सके। अब यहाँ पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि अधिशोषण की अभिक्रिया आपकी तभी होगी जब डेल्टा एच भी ऋणात्मक होगा और डेल्टा एस भी ऋणात्मक होगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब आप देखोगे कि ये जो डेल्टा एच है आपका, मैंने क्या लिखी इक्वेशन, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो एक कंडीशन कैसी आती है कि हम बोलते हैं कि जो डेल्टा एच है वो कैसा है, वो ऋणात्मक है, और हमने बोला कि टी डेल्टा एस कैसा है, टी डेल्टा एस आपका धनात्मक है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब ये डेल्टा एच और कम ऋणात्मक होता जाता है, टी डेल्टा एस भी और कम ऋणात्मक होता जाता है, एक कंडीशन पर आकर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है। ये दोनों क्या होता है, बराबर हो जाते हैं। अब आप सोचो कि अगर ये भी ऋणात्मक होता जाएगा, ये भी ऋणात्मक होता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब एक कंडीशन पर इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी। तो बच्चों जैसे ही इन दोनों की वैल्यू बराबर हो गई ना, तो आप क्या बोलोगे कि डेल्टा जी जो है उसकी इक्वेशन है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो गए तो हमारी गिब्स एनर्जी कितनी हो गई, गिब्स एनर्जी हमारी 0 हो गई। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये जो अधिशोषण की अवस्था आई, इस अवस्था को हम कहते हैं कि ये हो गया आपका साम्य तुल्य। क्या बोलते हैं इसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं साम्य तुल्य। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि अधिशोषण जो है वो आपका किस तरीके से अभिक्रिया करेगा कि हमेशा सरफेस के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे, और स्थूल के अंदर जो फोर्स एक्ट करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होंगे। तो आप देखोगे क्योंकि वो दोनों फोर्सेस अलग अलग हैं तो अधिशोषण की अभिक्रिया जो होगी वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एरिया बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ाओगे तो अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ताप और दाब जो है वो एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि ये हमारे पास में एक इक्वेशन है, हमने बोला कि अधिशोषण की अभिक्रिया, जैसे हमने गैसेस का अधिशोषण किसी सॉलिड पे करवाया तो ये अभिक्रिया हमेशा कैसी होगी, ये आपकी ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया होगी। ऊष्मक्षेपीय अभिक्रियाओं में डेल्टा एच ऋणात्मक होता है,
ठीक है। ऋणात्मक होने की वजह से आप देखोगे कि एंट्रोपी और एंथैल्पी सिस्टम की कम होती जाती है, जिसको बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है कि सरफेस पे मूवमेंट चाहिए होता है मॉलिक्यूल्स का। एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये भी ऋणात्मक होता जाता है, ये भी ऋणात्मक होता जाता है और दोनों की वैल्यू एक पॉइंट पे बराबर हो जाती है और उस पॉइंट को हम कहते हैं साम्य तुल्य। क्लियर? तो ये था आपका अधिशोषण का मैकेनिज्म या फिर हम उसकी अभिक्रिया या क्रियाविधि की बात की हमने। तो आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बच्चों सरफेस केमिस्ट्री का, पृष्ठ रसायन का, उसमें बेसिकली हमने अधिशोषण और अवशोषण का डिफरेंस देखा। आपने ये देखा कि अधिशोषण जो है वो अपनी क्रियाविधि कैसे करता है और हमने देखा कि अधिशोषण जो है वो हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरणों से संबंधित है। तो आई होप कि सभी बच्चों को आज का लेक्चर क्लियर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे अधिशोषण के बारे में और पृष्ठ रसायन में कुछ और नए टॉपिक्स की। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। और इस चैप्टर से और टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। थैंक यू सो मच।